टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। 4 लेक्चर है क्लास 8 का, जिसमें हमको पढ़ना है वर्ड में हम लोग पिछले लेक्चर में वर्ड के बारे में पढ़े थे। मैंने उससे पिछले में वर्णमाला, फिर उसके बाद वर्ड के भेद मैंने कल बताया था। 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उच्चारण के आधार पे मैंने उसको बताया था कि स्वर के 3 भेद हैं, व्यंजन के भी 3 भेद हैं। फिर उसके बाद जो आज टॉपिक पढ़ना है वह है मात्रा। मात्रा क्या है? यानी स्वरों का वह स्वरूप जो व्यंजन में लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अब देखा जाए तो 10 ही मात्रा होता है। अब जैसे मान लीजिए अ है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ हर व्यंजन में निहित होता है। जैसे क है, यानी बिना मात्रा का कोई भी अक्षर है यानी व्यंजन है उसमें अनिहित होता है। जैसे मैंने यहाँ क लिख दिया, क में यहाँ दिख रहा है कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें अनिहित है। जैसे निकालेंगे तो क के नीचे हलंत लग जाता है और यह अ हो जाता है। इसलिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, वह उस व्यंजन में निहित होता है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं उन सभी स्वरों के मात्राएं हैं। जैसे आ है, अब आ है, आ का यह मात्रा होता है। इसी तरह ई है, ई का भी मात्रा होता है। बड़ी ई है तो इसका भी मात्रा होता है। यानी ये सब मात्राएं आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और आप ये देख लीजिए ऐसे ही, मान लीजिए कोई मात्रा है, किरण है, तो क में देख रहे हैं ये छोटी मात्रा है। जैसे हम कहते हैं कील है, क में देख रहे हैं बड़ी मात्रा। ऐसे जैसे यहाँ जैसे कहते क है तो क में आ लग गया तो क्या हो गया? काम। ऐसे मात्रा यानी हम व्यंजन में यानी स्वरों का वो स्वरूप जो व्यंजन में लगता है वो मात्रा है। देख रहे हैं व्यंजन के साथ जब ये वो स्वरूप लग रहा है तो वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। आगत ध्वनियाँ देखा जाए तो कुछ ध्वनियाँ, आगत माने होता है आए हुए, यानी अपने देश से बाहर से यानी विदेश से आए हुए। जैसे आगत ध्वनियाँ ये है, जैसे हमारे आ है, आ के ऊपर यह ऐसे चंद्र लगता है, उसमें बिंदी नहीं होता, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ चंद्र। आ के ऊपर चंद्र लग जाता है तो ये हमारी क्या है? आगत ध्वनि है। जैसे मान लीजिए यह अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जैसे लिखते हैं उसके ऊपर ये लगा देते हैं। जैसे ट्रॉली है तो ट्रॉली लिखते हैं तो उसके ऊपर भी यह हम लगा देते हैं। इस तरह हम लगाते हैं। यानी यहाँ जो आ है, आ के ऊपर जो चंद्र है, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र, तो वह है आगत ध्वनि। आगे मैंने आपको बताया नुक्ता। नुक्ता क्या है कि एक ही समान 2-3 शब्द प्रयोग होते हैं, उनमें अंतर करने के लिए, यानी अरबी फारसी से आई हुई जो शब्द हैं और हिंदी में भी वही शब्द में अंतर स्पष्ट करने के लिए तो अरबी फारसी शब्दों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जैसे देखा जाए यह जैसे किसी शब्द के नीचे, जैसे हम कहते हैं फ है, इसके बिंदु लग गया तो ये फ के नीचे जब बिंदु लग गया तो यही बिंदु हमारा नुक्ता कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखा जाए इस नुक्ता का, जैसे जरा का उदाहरण देखा जाए तो जरा माने होता है बुढ़ापा। जरा माने देखा जाए तो होता है आपका बुढ़ापा, और इस जरा मतलब इसके नीचे बिंदी कर दे। देखिए दोनों है, बिंदी हटा दिया जाए तो दोनों जरा एक है साथ, लेकिन यह जो जरा है वो अरबी का है और इसका मतलब होता है थोड़ा सा। अब इस बिंदी लगने से इन दोनों के में अर्थ में क्या कर दिया? अंतर कर दिया, नहीं तो दोनों का एक ही सेम रहता। यानी नुक्ता अरबी फारसी से आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मैंने कल उच्चारण के आधार पे वर्ण के भेद में स्वर के भेद पढ़ाए थे और व्यंजन के भी भेद। अब यहाँ मैं व्यंजन के कुछ और भी भेद हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। प्राण या वायु के आधार पे भी
व्यंजन का भेद किया गया है। तो प्राण या वायु के आधार पे व्यंजन के दो भेद हैं। देखिए, मैं इसमें बहुत सारे काइंड्स हैं जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता कि आपके सिलेबस से भी बाहर है, लेकिन थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। लेकिन जो सिलेबस में उसको विस्तृत से जानना है और अच्छे से जाना जाए कि जो आपका है कि प्राण या वायु के आधार पे जो व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने होता है वायु, यानी जिन ध्वनियों को बोलने में हमें थोड़ा सा वायु मुख से बाहर निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महा माने होता है अधिक, यानी ज्यादा, प्राण माने वायु। प्राण इसलिए कहा गया कि हमारे मतलब जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, तो इसलिए प्राण का मतलब है वायु, यानी अधिक वायु, यानी जिन अक्षरों को यानी वर्णों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब देखा जाए इन व्यंजन, जैसे मैंने आपको कल लिखा भी था कि क से लेकर म तक, यानी यह 5 जो आपके वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और इसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया भी है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिक के साथ पढ़ते हैं, इनका नंबरिंग कर देते हैं, मतलब यहाँ तक, यानी स्पर्श व्यंजन का नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग कर देते हैं। तो अब हम इसको एक ब्रैकेट में इधर बना ले, देख रहे हैं कि ये सीधा सीधा ब्रैकेट बन रहा है। समझने के लिए देखिए, अल्प प्राण क्या है देखा जाए तो या तो हम अपने इस मुट्ठी को भी ऐसे बांध लें तो यह दिखाई देगा, इससे भी हम कर सकते हैं, या 5 उंगलियों को ऐसे करें तो दिखाई दे सकता है। तो ठीक है, जैसे ये हमारे हथेली में 5 उंगलियां हैं, उसी तरह ये 5 खाने हैं। तो अल्प प्राण का मतलब होता है थोड़ा, यानी हम देखा जाए तो जो पहला, तीसरा और 5वां है वो क्या है? अल्प प्राण है। यानी जो वर्ग के, जो ये वर्ग है, यानी 5 वर्ग के जो पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ग होता है वो अल्प प्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन देखा जाए तो यह ऊष्म व्यंजन भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है, क्योंकि इनको बोलने में हमें कम वायु की जरूरत होती है, यानी इनको बोलने में हमें हमारे मुंह से कम वायु निकलती है। महाप्राण क्या है? तो महाप्राण में दूसरा और 5वां, और यह ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण वर्ग कहलाते हैं। सॉरी, ये दूसरा 5वां नहीं, दूसरा और चौथा। जो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग के जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं। इसके साथ साथ नीचे जो आपके ऊष्म व्यंजन है स, श, स, ह, ये भी महाप्राण व्यंजन है। यानी ऐसे उंगली पे भी देखा जाए तो देखा जाए यदि वर्ग का, जैसे मान लीजिए क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये 5 हो रहे हैं। उसी तरह प्रत्येक वर्ग के ये 5, जैसे यहाँ प्रत्येक वर्ग है और एक नीचे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या है? क, च, ट, त, प, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो प्रत्येक वर्ग का अक्षर है ख, छ, ठ, त, थ, प, ऐसे ही। तो ये 5 उंगलियों में देखा जाए तो जो अघोष होता है पहला, तीसरा और 5वां, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग आपका अल्प प्राण होता है, और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर महाप्राण में देखा जाए तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन आपका महाप्राण होता है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि वर्ण संयोग का क्या कहलाता है, यानी वर्ण संयोग पढ़ेंगे। संयोग माने होता है मिलना, यानी किसी वर्ण का
दूसरे वर्ड से मिलना, यानी वर्ड संयोग है, यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से मिलता है तो कैसे जुड़ता है उसी को। लेकिन हम वर्णमाला में ध्यान दें तो कुछ पाई वाले हैं, कुछ बिना पाई के भी अक्षर हैं। यानी देखा जाए तो इसमें कुछ पाई वाले भी अक्षर हैं, कुछ बिना पाई वाले हैं। तो वो अक्षर एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, जैसे इसमें देखा जाए तो पाई वाले हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिया जाए पाई वाले वर्ड, जैसे एक उदाहरण लिया जाए ख में देखा जा रहा है क्या है, पाई है। अब इसका हम किसी मान लीजिए अक्षर से, मान लीजिए य से हम कर रहे हैं तो इसका पाई क्या होता है, हट जाता है और यह ख बच जाता है। तो यही क्या कहलाता है, वर्ड संयोग कहलाता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे पाई नहीं हटता है और उसके नीचे हलंत लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा है, देखा जाए दूसरा जो एक तो पाई वाले जो वर्ड है जिनसे हट जाता है, दूसरा होता है कि जिनसे पाई नहीं होते हैं वो उनसे अलग नहीं होता है, सिर्फ उसके नीचे हलंत लगा के वर्ड संयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट है, तो इससे हम जो जोड़ते हैं, मान लीजिए कोई शब्द जोड़ते हैं जैसे कहले ऐसे स्टार्ट, मान लीजिए यहाँ द ले लिए और यहाँ ध ले लिए, तो इसको इसमें कोई पाई नहीं है, जब इसको करते हैं तो सेम ये एक साथ ही जुड़ जाता है, ऐसे ही, इसमें कोई अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं पाई वाले जो वर्ड होते हैं उनसे पाई निकल जाता है और उसके साथ वर्ड संयोग है। जिसमें जिन वर्डों में पाई नहीं होता है वह जब दूसरे वर्ड से जुड़ते हैं तो वह उस हलंत के साथ जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनके, जैसे र है, र का जो वर्ड संयोग होता है तो कई तरह से वर्ड संयोग होता है र का। तो हम अगला स्टेप में र के देखा जाए, र का यदि किसी भी वर्ड से पहले यदि र है और र स्वर रहित है तो अपने अगले वर्ड पे चढ़ जाता है, यानी जिसको हम रेफ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं र, यह मान लीजिए यह मैंने लिखा म से पहले र है और र के नीचे मैंने हलंत लिख दिया, तो हम देख रहे हैं कि यह र क्या है, स्वर रहित है। तो यह र म पे चला जाता है, यानी ऊपर चढ़ जाता है, जिसको हम रेफ भी कहते हैं। अब र का अगला प्रयोग देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे अक्षर हैं, जैसे क है या म है, इनमें यदि र लगता है तो ठीक इसके नीचे लग जाता है, यानी क के बाद र है, क के बाद यदि र है तो यह र इस क के नीचे लग जाता है। यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि क के नीचे र है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह आधा र है और यह पूरा है, लेकिन क आधा है और र पूरा है। फिर कुछ ऐसे मान लीजिए होते हैं, जैसे र का प्रयोग, जैसे ट ठ है, मान लीजिए ट से हम प्रयोग करते हैं, ट में यदि र लगाते हैं तो यह उसके नीचे लग जाता है, ऐसे ट्र बन जाता है। ये र के कुछ प्रयोग के जो वर्ड संयोग होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है। वर्ण विच्छेद, अभी आपने पढ़ा वर्ड संयोग था, यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से मिल रहा था। अब क्या है वर्ण विच्छेद, यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से क्या है, अलग हो रहा है। यानी जो कोई शब्द हम लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने लिख दिया राम, सीधा 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 शब्द है राम, अपर है, इनको मूल रूपों में यानी प्रत्येक वर्णों में तोड़ना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना।
यानी हम राम को तोड़ा जाए तो ऐसे जनरल तौर पर हमको बस सिर्फ ये दिखाया है रा और म, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें और भी तोड़ा जाए तो देखा जाएगा कि यानी जैसे हम कहते हैं कि जितना छोटा से छोटा रूपों में तोड़ा जा सके। तो यदि हम तोड़े तो इसमें क्या देख रहे हैं, रो में आ लगा हुआ है, और इधर देख रहे हैं मो में भी क्या लगा है, ओ है। अब जो यह रूप देखने को मिला राम का, र धन आ धन मो धन अ, यही टूटा हुआ रूप क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इससे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए और भी कोई शब्द लिख लिया जाए, जैसे हम पद है विश्वजीत शब्द मैंने लिख दिया, तो अब इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो हम लिखेंगे व के बाद ई, श व बाद अ, धन ज के बाद ई, अंत के बाद अ। यानी देखेंगे कि विश्वजीत जो ऐसे हमें 5 अक्षर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्णों से मिलकर विश्वजीत शब्द का निर्माण हुआ है। बड़े परीक्षाओं में, जैसे हाई स्कूल या स्तर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे वर्णों को पूछा भी जाता है। तो आपका जो ये सेकेंड चैप्टर का जो वर्ण विचार था, उसका ये लास्ट टॉपिक था वर्ण विच्छेद, और ये खत्म होता है। आप इस नेक्स्ट इसको वीडियो को देखकर जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का वो देखिएगा, यदि जो ना समझ में आए पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।